hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at my channel. So we are gonna start another interesting chapter. आज हम जेनेटिक्स शुरू कर देंगे, ठीक है, जल्दी से, फिर ख़त्म भी कर देंगे. देखो जेनेटिक्स में एनसीईआरटी मतलब हाँ थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बट मेक श्योर कि तुम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ रहे हो. अदरवाइज़ तुमने नहीं पढ़ा, तुमको लगेगा ये इस चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है, बट एक्चुअल में होता नहीं है. ऐसा होता है बट तुमको दिखता नहीं है, ठीक है. तो मैं प्रेफर करूँगी कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, जितना हो सके उतने अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सके उतना बार बार पीवाई के सॉल्व करते जाओ, ताकि तुमको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद हो जाए इन सब चीज़ों को, ठीक है. तो आज हम शुरू करते हैं अपना सबसे बढ़िया चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. अब आगे आता है, मतलब पहली लाइन क्या लिखी है बच्चा, पहली लाइन लिखी है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल. क्या तुम लोगों को कभी ऐसे हैरानी हुई कि एक जो एलिफेंट है उसका बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है, ह्यूमन क्यों नहीं होता, और ह्यूमन जो होते हैं वो ह्यूमन को ही क्यों बर्थ देते हैं, सांप को क्यों नहीं देते हैं, ऐसा होता है. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वाहियात सी चीज़ है ये पूछना. और एक मैंगो के सीड से अगर अपन पेड़ उगाएंगे तो मैंगो का ही क्यों उगेगा, एप्पल का क्यों नहीं उग रहा, ठीक है. ये सारी चीज़ें तुम लोग सोचते होगे, क्या पता कोई नहीं भी सोचता होगा मेरे जैसा, ठीक है. आगे आता है, गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. हम लोगों को ऐसा दिया, मतलब बताया है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं, और डू दे शो सम डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक, और क्या वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने पेरेंट्स से डिफर भी करते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर. क्या तुम लोगों को कभी आश्चर्य हुआ है कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपस में इतने सिमिलर क्यों दिखते हैं, और समटाइम इवन सो डिफरेंट, और कई बार बहुत ही अलग अलग दिख जाते हैं. These and several related questions are dealt scientifically in a branch of biology known as genetic. ये जो सारी चीज़ें पूछी है ना हमने कि भाई एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट को क्यों बर्थ देता है, ह्यूमन क्यों क्यों जन्म देता है, मैंगो के सीड से मैंगो ही क्यों आता है, सिबलिंग क्यों सिमिलर होते हैं, सिबलिंग क्यों डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डिफाइन करती है इन सब चीज़ों को, दैट इज़ जेनेटिक्स. ये सब जेनेटिकल होता है. तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये चीज़ें तो, कि भाई ये वाली चीज़ तो जेनेटिकल है, ऐसा कुछ पेन वगैरह, कुछ प्रॉब्लम्स, डिजीज़ वगैरह भी ऐसे कहा जाता है कि ये तो जेनेटिकल है ना. तो आगे आता है, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस. ये जो सब्जेक्ट होता है ये इनहेरिटेंस से डील करता है, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर में वेरिएशंस हैं उससे भी डील करता है. फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, की भाई पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग एकदम सिमिलर तो नहीं है ना. तुम लोग अपने मम्मी पापा से हाँ थोड़े बहुत सेम दिखते होंगे, यू आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है. ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं. अब व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, ठीक है. इनहेरिटेंस क्या है बच्चा, इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर आए हैं, कैसे आए हैं, इनहेरिटेंस की वजह से आए हैं. इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स से लेके प्रोजेनी तक जो कैरेक्टर हैं वो आते हैं. इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी का बेसिस कौन है, इनहेरिटेंस है. अब वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ऐसे डिग्री है जिससे प्रोजेनी डिफ़र करती है अपने पेरेंट्स से. वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफ़र फ्रॉम देयर पेरेंट्स. प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से कितना डिफ़र कर रही है, दैट इज़ वेरिएशन. हम उसको किससे बताएंगे, वेरिएशन से बताएंगे. सो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज़ दैट प्रोसेस जिससे पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स आते हैं. इनहेरिटेंस इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिस ऑफ हेरिडिटी. वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन इज़ द डिग्री जिससे पेरेंट और प्रोजेनी आपस में डिफर करते हैं, अदरवाइज तो सेम होते हैं, है ना. ह्यूमन्स न्यू फ्रॉम अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. ह्यूमन को 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट के टाइम से ये पता है कि वेरिएशन जो होता है वो हिडन किस में है, कि वेरिएशन का जो कॉज है, वेरिएशन का जो वजह है कि भाई वेरिएशन क्यों आ रहा है, वो किस में हिडन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन है. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select for organism that possess desirable character. ये तो सब जगह होता है, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी. हम लोग अपने डिज़ायर कैरेक्टर पेरेंट्स चूज़ करते हैं, फिर उनको क्रॉस करवा के एक अच्छे डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाली प्रोजेनी को गिव बर्थ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल
थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, जैसे कि कैपेज वाला एक एग्जांपल बहुत पॉपुलर रहता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, या फिर डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। वी हैव वेल नॉन इंडियन ब्रीड्स, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड्स है जिसमें हमने वाइल्ड वैरायटी से क्रॉस करवाया, जैसे कि साहिवाल काउज है पंजाब में, या आगे एनिमल ब्रीडिंग में दिया है अलग से, ठीक है। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको भी इनहेरिटेंस, कैरेक्टर, वेरिएशन के बारे में पता था। दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना, बस बात ये, उनको थोड़ा बहुत आइडिया था बट उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, ठीक है बेटा। आगे है मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैंडल को फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इन्हीं के सक्सेसफुल हुए थे। ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ मैंडल ने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा था, मैंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था बट दे वर अनसक्सेसफुल। मैंडल था जो एक अच्छा रिजल्ट उन्होंने सामने ला के दिखाया। तो हम पढ़ेंगे मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आखिर मैंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी की बात है, दैट हेडवेज वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, की इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत क्या हुआ, थोड़ी बहुत कामकाज शुरू हुआ। ग्रेगोर मैंडल, नाम याद रखना है, भूलना ही नहीं है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे, मतलब बार बार हाइब्रिड्स बनाए, किसी को किसी से क्रॉस करवाया, कभी किसी को किसी से क्रॉस करवाया, और अलग अलग रिजल्ट क्या करें हमारे सामने पेश किए। देन आता है बेटा कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे, किसके ऊपर करें? गार्डन पीस के ऊपर। क्यों करें उसका वजह भी आगे आएगा, तो तुमको ये याद रखना है किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा? गार्डन पी पे। किसने? ग्रेगोर मेंडल ने। कब से कब तक? 7 ईयर्स के लिए, ठीक है, 1856 to 1863, ये भी BYQ है। एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने क्या दिया? उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ड्यूरिंग मैंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस, जब मैंडल इनहेरिटेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पैटर्न इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। तो ये पहली बार था जब मैंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था ना, उनके एक्सपेरिमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग था। अब हम लोग खुद शौक हो जाते कि भाई बायो के अंदर हम क्यों कैलकुलेशंस करें, क्यों, क्या लॉजिक है इन सब चीज़ों का, है ना। बट उन्होंने यूज़ करा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ करा और मैथ के लॉजिक्स का भी यूज़ करा, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए, हम कह सकते हैं ऐसा बच्चा। और ये पहली बार था इतिहास में, ठीक है। अब आगे आता है हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज़। उनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है कि भाई हमने 2 सैम्पलिंग साइज़ ले लिए, ठीक है। उनके पास बहुत सारे सैम्पलिंग साइजेस थे विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड, जिसकी वजह से उनको डाटा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मिला और अच्छा मिला। Also, the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plan proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. और उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट को जब सक्सेसिव जनरेशन के ऊपर करवाया, अपने टेस्टिंग प्लांट के ऊपर काम करवाया, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो जनरल रूल्स हैं इनहेरिटेंस के वो एक्चुअल में हैं, ना कि कोई ये मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं उन्होंने बस मुंह खोला और बोल दिया कि भाई ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है। उन्होंने वो चीज़ प्रूफ करी, ठीक है। उन्होंने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ करा, ना कि वो कोई ऐसे ही बतियाने वाली बात थी, ठीक है, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, ऐसा नहीं था। ही प्रूव्ड दैट थिंग। मैंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन गार्डन पी दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट। उन्होंने 2 अपोजिंग ट्रेट लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि टॉल ले लिया तो एक उससे जस्ट अपोजिट ड्वार्फ ले लिया, तो उन्होंने 2 अपोजिंग ट्रेट्स लिए हर एक कैरेक्टर के। देखो कैरेक्टर क्या होता है? हाइट इज़ कैरेक्टर, बट ट्रेट क्या होता है? ट्रेट उसके अंदर कितनी वैरायटीज़ हैं कि टॉल है, ड्वार्फ है, इस तरह से। अब फिर कैरेक्टर लिया उन्होंने सीड कलर उन्होंने कैरेक्टर लिया। ट्रेट क्या हो गया? येलो है कि ग्रीन है, ठीक है। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। इससे उनको जो बेसिक रूल्स हैं इनहेरिटेंस के वो गवर्न करने में थोड़ी सी हेल्प मिली, विच वॉज एक्सपेंडेड ऑन बाई लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर द ऑल डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन दैम, जो कि बाद में आगे आने वाले मतलब मैंडल को आई डोंट नो यू नो और नॉट, बट जो मैंडल है ना उसको सक्सेसफुल जब वो जी रहा था उस टाइम पे तो मिली नहीं, बट जब वो मर गया उसके कुछ सालों के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसके जो सारे डाटा थे उनको पढ़ा, फिर उनको पता चला कि हाँ भाई मैंडल ने जो काम करा वो सक्सेसफुल था,
ही वॉज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, तो बाद में उसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड वगैरह मिला, बट जब वो जी रहा था उस टाइम पे तो बेचारे को कोई ज़्यादा सक्सेसफुलनेस मिली नहीं थी। बाद में जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसके काम को एक्सपेंड करा। ठीक है, आगे आता है भाई, मैंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट और ऐसे जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ये सारे एक्सपेरिमेंट करे किसके ऊपर? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स के ऊपर। ठीक है, अब ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generation। एक ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन बेटा ये होती है जो बार बार अंडरगोज किसकी गई होती है? सेल्फ पॉलिनेशन की। देखो, अगर अपन किसी पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर को लेके बार बार सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाते हैं तो वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। स्टेबल इन द सेंस वो फिर कुछ आने वाली जनरेशन्स तक वो सेम ट्रेट ही दिखाती है। ठीक है, मान लेते हैं टॉल और ड्वार्फ है, तुमने बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ड्वार्फ वाली चीज़ क्या हो गई? सॉरी, टॉल वाली चीज़ ले लेते हैं हम। तो टॉल जो हाइट है वो स्टेबल हो गई। अब स्टेबल कैसे हुई? मतलब आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी कुछ जनरेशन्स तक टॉल ही प्लांट आएगा, चाहे तुम कैसे ही क्रॉस करवाएं। दैट इज़ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? जो बार बार किसके अंडरगो गई हुई हो? सेल्फ पॉलिनेशन जिसका बार बार हुआ हो और वो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाए और आगे आने वाले कुछ जनरेशन्स तक वो स्टेबल रहे, मतलब जो सेम रिजल्ट आ रहे थे वही हमको आगे तक मिलेंगे। ठीक है बच्चा, मैंडल सेलेक्टेड। अब मैंडल ने सेलेक्ट क्या करा? 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज़ को चूज़ किया एज पेयर्स, मतलब जोड़े की तरह, जैसे टॉल था, ड्वार्फ था, है ना। तो उन्होंने 14 वेराइटीज़ चूज़ करी एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो कर रहे थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जस्ट अपोजिट। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seed, inflated or constricted green और yellow pod, tall और dwarf plant। देखो, उन्होंने जो कैरेक्टर शो करे ना, जैसे एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर जैसे 7 उन्होंने कैरेक्टर्स चूज़ करे थे, उसके अंदर 14 ट्रेट हो गए। तो 7 कैरेक्टर के अंदर मान लेते उन्होंने हाइट वाला अगर वेरी करके रखा तो बाकी के जो 6 थे वो सभी प्लांट के अंदर सेम होंगे। इस लाइन का ये मतलब है विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सभी के लिए वो सेम थे। मतलब अगर 2 प्लांट हैं तो एक प्लांट मान लेते हैं टॉल वाला है और एक प्लांट मान लेते हैं ड्वार्फ वाला है, बट बाकी के जो 6 कैरेक्टर हैं वो इसमें भी सेम होंगे, इसमें भी सेम होंगे। इसमें येलो सीड है तो इसमें भी येलो सीड होगा, इसमें कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड है तो इसमें भी कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड होगी। तो 7 में से एक ही अपोजिट रखा, मतलब एक ही कॉन्ट्रास्टिंग वाला रखा, बाकी के 6 के 6 क्या रखे बच्चा? सेम के सेम रखे। अब उन्होंने कैरेक्टर कौन कौन से लिए? सबसे पहले देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये भी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कैरेक्टर सीड शेप, डोमिनेंट राउंड, रिसेसिव और रिंकल्ड। सीड कलर में येलो और ग्रीन, रिसेसिव ग्रीन। फ्लावर कलर में डोमिनेंट वायलेट, रिसेसिव वाइट। पॉड शेप में फुल डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। स्टेम हाइट में टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ रिसेसिव। ठीक है बच्चा, ओके आगे आते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मैंडल इन पी। अब कैरेक्टर मैंने जैसे तुमको बताया था कि हाइट है, फ्लावर का कलर है, पॉड का कलर है, और ट्रेट क्या होंगे उनके दो कि वो किस किस वैरायटी में है। जैसे हाइट है तो टॉल है कि ड्वार्फ है, कलर है कि वॉयलेट है कि वाइट है। तो 7 कैरेक्टर, ट्रेट कितने? 14। ठीक है, आगे आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब एक जीन का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हम। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel where he crossed tall and dwarf pea to study। एक मिनट, लेट अस टेक द एग्जाम्पल। एक हम ऐसा एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जो मेंडल ने करा, जहाँ पर उसने क्रॉस क्या क्या करवाया? टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस करवाया। क्या स्टडी करने के लिए? एक जीन का इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए। उसने सीड को कलेक्ट करा, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट इन ऑफ दिस क्रॉस। उसके क्रॉस के रिजल्ट से जो भी सीड आए उसने उनको कलेक्ट करा एंड ग्रू दैम, और बाद में उनको उगाया। जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। फिर फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन के उन्होंने रिजल्ट देखे, जो भी प्लांट्स थे उनको जनरेट करवाया। इस जनरेशन को क्या कहा? फिलियल 1 जनरेशन, फिलियल प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन।
मेंडल ने ऑब्जर्व करा कि सभी के सभी F1 जो थे वो टॉल थे, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, उसके एक पेरेंट की तरह। नन वर डॉफ, कोई भी डॉफ नहीं था। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन, बाकी सभी पेयर ऑफ ट्रेट के लिए भी उनको सिमिलर ऑब्जर्वेशंस मिली। हम क्रॉस करके देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेस मतलब अभी। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड, उन्होंने देखा कि F1 वाला हमेशा उनके एक पेरेंट से सिमिलैरिटी शो करता है। एक पेरेंट से, दोनों में से एक पेरेंट से F1 हमेशा सिमिलैरिटी शो करता है, और जो ट्रेट है वो कोई भी दूसरे उसके अंदर नहीं दिखता, दूसरे प्लांट के अंदर नहीं दिखाई देता। एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम, और दूसरे पेरेंट का ट्रेट उनमें किसी में भी नहीं दिखा। अगर टॉल था, मान लेते हैं एक प्लांट टॉल था, एक प्लांट ड्वार्फ था, तो जितनी भी F1 जनरेशन के थे वो सारे कैसे थे बच्चा? टॉल थे। एक भी क्या नहीं आया? ड्वार्फ नहीं आया, ठीक है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर उन्होंने F1 जनरेशन को ही सेल्फ पॉलिनेट किया। अब उसके बाद वो सरप्राइज हो गया कि भाई फिलियल 2 जनरेशन और F2 जनरेशन जो थी उसके अंदर कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ भी आए थे। द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द, ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में नहीं दिखे वो अब दिखने लगे थे, वो F2 में आ गए। द प्रपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4। देखो हम क्रॉस करके देखते हैं। जैसे एक पेरेंट टी था, एक पेरेंट छोटा टी था, ठीक है। इन्होंने इसको क्रॉस करवाया तो इनको क्या मिला? इसको एक इधर से टी आया, इधर से टी आया। कैसा है ये? डोमिनेंट वाला डोमिनेट करेगा, तो ये था टॉल। अब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो हम इधर से इसको टी 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 टी, एक बार इधर के पास गया तो टी टी, फिर ये इधर गया तो टी टी, अब ये वाला इधर गया तो टी टी, ये वाला इधर गया तो टी टी। टॉल 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 एंड ड्वार्फ, सिर्फ ये F2 जनरेशन बचा। F2 जनरेशन में क्या आया? ड्वार्फ आया। अब क्या था? प्रोपोर्शन कितना था? 1/4 ऑफ F2 प्लांट। ये 4 है, इन चारों में से कितना हिस्सा ड्वार्फ आया? एक ही हिस्सा आया। 1/4 प्लांट कितने थे? ड्वार्फ थे। 3/4 क्या थे? टॉल थे। 3/4 ऑफ F2 आर टॉल। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू द पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अब मतलब कि क्या है इसका? जो ट्रेट थे वो सिमिलर थे पेरेंट्स के। अब जैसे कि पेरेंट की अगर टॉल की हाइट है तो मान लेते हैं 6 फीट है, ड्वार्फ है मान लेते हैं 3 फीट है, तो जो प्रोजेनी आई थी ना टॉल की, उसको वो 5-9 भी नहीं होगी बेटा, वो 6 की 6 फीट होगी, और जो ड्वार्फ आई थी वो 3 की 3 फीट आएंगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है। तो जो टॉल और ड्वार्फ ट्रेट थे ना वो अपने पेरेंटल टाइप से आइडेंटिकल थे, उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करी। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे पापा की हाइट, हाँ अपने हाइट के केस में बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बस पी के केस में उन्होंने बताया था। चलो हम पी प्लांट ही लेते हैं। जैसे टॉल वाला पी प्लांट था 6 फीट का, एक मिनट, और टॉल वाला पी प्लांट था 6 फीट का और ड्वार्फ वाला था 3 फीट का। और F1 जनरेशन के अंदर कौन आया था? टॉल आया था। जो वो F1 जनरेशन वाला जो टॉल होगा ना वो भी कितने फीट का होगा? 6 फीट का होगा। और F2 जनरेशन के अंदर जो टॉल आया था वो भी 6 फीट का, और F2 में जो ड्वार्फ आया था वो कितने का रहेगा? 3 फीट का। मतलब वो बिल्कुल भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, बिल्कुल भी हेर फेर जो है उनके अंदर बेचा नहीं होती है बिटवीन हाइट के बीच में। हो गया? आई थिंक क्लियर होगा। सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। बाकी के जो ट्रेट्स थे, फ्लावर कलर, फ्लावर का पोजीशन, ये सारी चीज़ों में भी जो बाकी के 6 ट्रेट्स थे उनके अंदर भी सिमिलर रिजल्ट उनको मिले। दैट ही स्टडीड ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट, सिर्फ एक ही पेरेंटल ट्रेट आया F1 जनरेशन के अंदर, जबकि F2 के अंदर दोनों के दोनों ट्रेट आए। किस प्रपोर्शन में? 3:1 के प्रपोर्शन में। ओके, किस प्रपोर्शन में आया? 3:1 में। देखो 3 क्या थे? 3/4, 1/4, 4 से 4 कट गया, मल्टीप्लाई 4 कर दो ना इधर, 4 4 4, 3:1 आया। 3 कितने थे? 3 कितने? टॉल, 1 कितना बचा? ड्वार्फ। ये तो फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक मतलब जो दिख रहा है, जीनोटाइपिक मतलब ये वाला कैपिटल टी टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला रेशियो है। तो इस हिसाब से जीनोटाइपिक रेशियो कितना हुआ? ये कितने हैं? ये वाले 2, ये वाला 1, ये वाला 1, तो कितना हुआ? 1:2:1। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं ज़्यादा बोर नहीं कर रही होंगी, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जितना अगर कोई टीचर आपको कंटेंट दे पा रहा है ना अच्छे से, मतलब वो टीचर बेस्ट है, रेदर देन कि वो कितना एंटरटेन करके पढ़ा पा रहा है। हाँ बहुत से टीचर होंगे बट सबकी इक्वालिटी नहीं होती है बेटा, है ना। सबके ट्रेड्स अलग अलग होते हैं, नॉट एवरीवन इज सेम।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो। ओके, हम बातें बाद में करेंगे, पहले पढ़ने पे ध्यान देते हैं। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर मेंडल ने प्रपोज करा समथिंग। मेंडल के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या, उन्होंने इन सबको प्रपोज कर दिया। मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास डाउन। उन्होंने देखा कि कोई चीज़ है जो स्टेबली नीचे जा रही है, अनचेंज्ड, बिना चेंज हुए। नीचे कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जा रही है, थ्रू द गैमेट्स के थ्रू ही जाएगी, और कैसे जा सकती है भाया? ओवर सक्सेसिव जनरेशन, जब तक हम सक्सेसिव जनरेशन मतलब लगातार वाली जनरेशन्स के अंदर गैमीट्स के थ्रू कोई चीज़ बिना चेंज हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास कर रही है। अब ये जो समथिंग है ये क्या है? उन्होंने तो फैक्टर कहा, आज के टाइम में हम इसको जीन कहते हैं। जीन देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का यूनिट कौन है? जीन। क्यों? क्योंकि जीन की वजह से ही सारा काम हो रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाता। जेनेटिक्स ही नहीं होती बेटा। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीन के पास वो चीज़ है, मतलब जीन के पास वो चाबी है जिससे तुम्हारे कैरेक्टर का, जिससे तुम्हारे उस ट्रेट का ताला खुलेगा। मतलब कि तुम अगर कोई ट्रेट एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो किस वजह से? वो उस जीन की वजह से, क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारा ट्रेट हो गया एक ताला और जीन होगी उसकी चाबी। अब वो ही खोल सकते, तभी तुम ट्रेट एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अभी हमने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पढ़ लिए। एक जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए जो जीन कोड करेंगे उनको कहा है एलील। एलील कुछ और नहीं है बेटा, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की बस थोड़ी सी अलग फॉर्म होती हैं। अब अगर हम अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स को यूज़ करें, ये वाला पैरा ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो जो कैपिटल लेटर होता है वो मतलब एक के लिए कैपिटल होता है, एक के लिए स्मॉल होता है। जैसे हमने कैपिटल टी ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो बेटा हम लोग जैसे कि डॉफ के लिए डी भी लिख सकते थे, बट वो डी क्या पता किसी और के लिए होता है, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कैपिटल टी फॉर डोमिनेटिंग वन, स्मॉल टी फॉर रिसेसिव वन। ठीक है, ये सारे पैरे में यही बताया हुआ है। तो एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, इन केस कैरेक्टर ऑफ हाइट के अंदर कैपिटल टी को हमने टॉल ट्रेट के लिए, स्मॉल टी को हमने डॉफ के लिए यूज़ करा था। कैपिटल टी एंड टी क्या होगी? एलील्स हो गई एक आपस में, क्योंकि सेम जीन है वो, बट उनकी अलग फॉर्म है। हेंस इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यही हाइट के वो होंगे, क्या होंगे? जीन्स होंगे, एलील्स होंगे। मेंडल ने प्रपोज करा कि जो ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीडिंग मतलब बार बार क्या हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है और स्टेबल हो गई हैं, तो उनके अंदर होमोजाइगस, मतलब अगर कैपिटल टी मतलब सेम है, अगर दोनों के दोनों अल्फ़ाबेट सेम है, दैट थिंग इज़ नॉन एज होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। इनको हमने जीनोटाइप कहा है प्लांट का, वाइल द डिस्क्रिप्शन। और ये टॉल और डॉफ क्या है? ये क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो दिख सके, जीनोटाइप मतलब जिसकी वजह से है। जीनोटाइप जीन का कंटेंट, फिनोटाइप जो दिखेगा। ठीक है, अब फिनोटाइप इस प्लांट का क्या होगा? जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब बेटा देखो, कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा, तो और छोटा टी रिसेसिव हो गया बेचारा, तो बड़ा है तो मतलब टॉल ही होगा प्लांट। एज मेंडल फाउंड फिनोटाइप ऑफ F1 का फिनोटाइप क्या था? हेट्रोजाइगोट था। हेट्रोजाइगोट मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी था, अलग अलग है ना दोनों अल्फ़ाबेट। उसको ये कैसे पता चला कि वो हेट्रोजाइगस है? क्या पता होमोजाइगस हो, तो एक बार क्रॉस करके देख लो। टॉल के पास कंडीशन सिर्फ ये है, अगर तुम इसको क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हो तो कुछ भी कर लो, कभी भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आएगा F2 में। लेकिन F2 में क्या मिला था? ड्वार्फ प्लांट मिला था, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी ही उसका जीनोटाइप होगा फॉर श्योर। ठीक है बच्चा, टू बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट इन अपीयरेंस, जो अपीयरेंस में एग्जैक्टली कैपिटल टी वाला था। अगर इसकी हाइट 6 है तो इसकी भी 6 ही होगी। ठीक है, ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट, एक डोमिनेट करेगा उसको डोमिनेंट कहेंगे, दूसरा रिसेसिव होगा। इस केस में कैपिटल टी क्या था? डोमिनेंट था, छोटा टी क्या था? रिसेसिव था बच्चा। इट इज़ कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज़ द कैपिटल। ठीक है, ये कन्वीनियंट है और लॉजिकल भी है। इसमें बस यही दिया है, तुम लोग पढ़ लेना। देखो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पीछे छुड़ा रही हूँ तुम लोगों से, ऐसा नहीं है बेटा। बस इसमें इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं दिया है, दैट्स वाई मैं इसमें टाइम ख़राब नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ओह सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये थोड़े मेरे पापा तेजी बोलते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही हमारे घर में, ठीक है ना नालायकों, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, तो आगे देखते हैं। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो प्लांट कैसा है? हेट्रोजाइगस है। फॉर जीन्स कंट्रोलिंग, एक ही कैरेक्टर तो कंट्रोल कर रहे हैं ना वो, मतलब कि सिर्फ हाइट वाला फैक्टर हमने देखा है।
है ना। ऐसा तो कुछ और है नहीं कि हमने फ्लावर कलर भी देख लिया, पॉट शेप भी देख ली, ऐसा कुछ नहीं लिया, सिर्फ हाइट लिया है। तो ये क्या था, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, क्योंकि एक ही कैरेक्टर लिया था बच्चा हमने। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 generation, we can infer that when the tall and the dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the alleles of parental pair segregate or separate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. इसका क्या मतलब है? वेट, अरे मतलब तो समझाने दो, ये पहले ये सब आ गया। चलो देखो, अब हमने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या करा, रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट, ये कोई भी बिना ब्लेंडिंग के F2 के अंदर जा रहा था। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट ने गैमीट बनाए मियोसिस के थ्रू, तो पेरेंटल पेयर क्या हुए, सेपरेट हो गए और आपस में सेपरेट हो गए, और सिर्फ एक ही अलील क्या आई उस गैमीट के अंदर आई। ठीक है, देखो 1 मिनट मैं क्रॉस करवा के देखती हूँ। देखो जैसे कि तुम लोगों ने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया, ये कितने गैमीट दे सकता है, ये 2 दे सकता है, ये भी 2 दे सकता है। मान लेते हैं ये वाला मेल है, ये वाला फीमेल है, इसका कितना आएगा, एक ही आएगा, इसका कितना आएगा, एक ही आएगा। ये दोनों क्या हो गए बच्चा, गैमीट हो गए। कैपिटल टी इस गैमीट के अंदर, स्मॉल टी इस गैमीट के अंदर, और दोनों ने फ्यूज़ करके क्या बनाया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं आए ना, तो दोनों क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए आपस में, और उन्होंने एक ही क्या दिया, एक ही जीन को, एक ही अलील को भेजा आगे गैमीट के अंदर। समझ गए ना। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज़ अ रैंडम प्रोसेस, ये एक रैंडम प्रोसेस है, तो इसके भी 50% चांस है, क्या पता ये आ जाए, क्या पता ये आ जाए। तो दोनों के 50-50 चांसेस हैं। सो देयर इज़ अ 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग आइदर अलील। दोनों में से कौन सी अलील होगी, उसका कितना चांस है, उसका ½ ही चांस है बेटा। एज हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग इन दिस वे ऑफ गैमेट हैव एलील। अब देखो कैपिटल टी प्लांट के पास कौन सी अलील थी, कैपिटल टी, और गैमीट्स के अंदर ड्वार्फ प्लांट में कितनी थी, स्मॉल टी थी सिर्फ। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो दोनों अलील्स थी, कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट, मान लेते हैं कैपिटल टी एक पेरेंट से आई थ्रू द पॉलन, और स्मॉल टी एक पेरेंट से आई थ्रू द एग, मिलके उन्होंने ज़ाइगोट बनाया, और फिर एक अलील में कैपिटल टी था, एक में स्मॉल टी था, ये मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिड हैव, तो हाइब्रिड के पास क्या है, हाइब्रिड ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन अलील विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, अब ये अलील मतलब ये जो हाइब्रिड है इसके पास ऐसी अलील है जो क्या एक्सप्रेस करेगी, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को एक्सप्रेस करेगी। तो प्लांट कैसा हेटेरोजाइगस है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ, अब हम पुनेट स्क्वायर जस्ट क्रॉस करवाने का मेथड है, जैसे हम नॉर्मल क्रॉस करवाए थे उसी तरीके से पुनेट स्क्वायर में भी क्रॉस करवा सकते हैं। ये बस एक साइंटिस्ट ने बताया था कि भाई ऐसे क्रॉस करवा लो, बट मुझे ये ज़्यादा यूज़फुल लगता है नहीं, डब्बे वब्बे बनाओ ये सब करो, इससे अच्छा कौन सा फोक लाइन मैथड है। बड़े क्रॉस अगर हों तो वो उससे जल्दी रेशो निकल जाता है। ठीक है, आगे आता है, इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, ये एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने बताया था, रेजिनाल्ड सी पुनेट, याद रखना ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, रेगिनाल्ड सी पुनेट उनका नाम था। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कि जितने भी जीनोटाइप हैं उनके पॉसिबिलिटी को क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, यार मैं भूल जाती हूँ, सॉरी, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कि जितने भी जीनोटाइप हैं उनका पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस, किसी भी जेनेटिक क्रॉस के अंदर कोई जीनोटाइप कितना % मिल सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसके कितने चांसेस हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, पुनेट स्क्वायर है। द पॉसिबल गैमीट आर रिटन ऑन 2 साइड, दोनों जो पॉसिबल गैमीट्स हैं जो मिल सकते हैं उनको दोनों साइड लिखा जाता है, यूजुअली टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, इस तरह से और इधर से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है फिर उनको क्रॉस कर के बनाया जाता है। देखो पुनेट स्क्वायर इधर बनाया हुआ है, ये रहा, वेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इससे कितने मिल सकते हैं, कैपिटल टी मिल सकता है, इससे स्मॉल टी मिल सकता है, सारे के सारे क्या हुए, F1 जनरेशन थी ये, सारे के सारे टॉल, फिर हमने सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग से भी क्या मिल सकता है, कैपिटल टी। अब देखो 2 कैपिटल टी के हैं, कैपिटल टी और फिर 2 किसके हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के, और एक किसका है, स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी और एक बड़ा टी छोटा टी, और एक बड़ा टी छोटा टी, तो बड़ा टी छोटा टी के कितने हो गए, 2 हो गए। तो देखो ये रहा फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो।
फिनोटिपिक में जो दिख रहा है, दिखेंगे तो दो ही, टॉल या फिर डॉफ। टॉल कितने से मिला? 3 से, डॉफ 1 से। जीनोटिपिक, जीन का क्या कंटेंट है? कैपिटल टी 1, कैपिटल टी 2, स्मॉल टी 1। आई होप तुम लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से बता दूंगी, कोई कष्ट नहीं है मेरे को, बट समझ आना चाहिए बस, ठीक है। द पुनेट स्क्वायर शोज, जो पेरेंटल कैपिटल, यार ये कैपिटल टी बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया है, अब मैं कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए बस मेरे मुंह से। पेरेंटल टॉल, कैपिटल टी मेल, ड्वार्फ छोटा टी फीमेल प्लांट था, ठीक है। द गैमीट प्रोड्यूस बाय दैम, F1 के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आया। F1 के प्लांट को अगर हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जो ये वाला सिंबल होता है, दिस वन इज़ फॉर फीमेल, दिस वन इज़ फॉर, हाँ आती है मेरे को स्पेलिंग, समझे क्या? दिस वन इज़ फॉर मेल एंड pollen of F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। F1 प्लांट ऑफ अ जीनोटाइप व्हेन सेल्फ पॉलिनेट, इसको हम सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो इक्वल प्रोपोर्शन में जीनोटाइप के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब पॉलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप टी, अब मतलब इसके पास 50% चांस है कि वो इसके साथ फ्यूज़ करे और उतना ही आधा % चांस इसके साथ है। तो पॉलन ग्रेन का जीनोटाइप स्मॉल टी है तो भी उसके पास 50% चांस है कि वो किसी एक से फ्यूज़ करे, जाके कैपिटल टी से करे या स्मॉल टी से करे। एज ए रिजल्ट रैंडम फर्टिलाइजेशन हुआ तो रिजल्टेंट जायगोट कौन कौन हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इस वाले पैराग्राफ में भी कुछ नहीं दिया है, वो ही सेम रेशो है, ठीक है। कितना निकाला था? 3/4 टॉल, 1/4 ड्वार्फ बच्चा। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया, बट अ जीनोटिपिक रेशो ऑफ 1:1। देखो इन्होंने एक इक्वेशन बनाई, 1/2, इन्होंने बताया 1/2 कैपिटल टी का होल स्क्वायर, वेट नॉट होल स्क्वायर, प्लस हाफ स्मॉल टी, इन दोनों का प्लस में होल स्क्वायर। क्या हो गया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब इसका a² मतलब 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 कैपिटल टी, इसका स्क्वायर करोगे तो कैपिटल टी आ गया, तो ये रहा। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 स्मॉल टी 1/4 स्मॉल टी, ये रहा 2ab। अरे यार मेरे पास इसके पास इरेजर नहीं है क्या? ये हो भी नहीं रहा इससे, तो मैं 1 मिनट रुकना तुम लोग बस, ठीक है। ये इस इतने को चाहे स्किप कर देना, 2ab दिखाना है ना बना के बस अपन को, 1 सेकंड बस। ये हाँ अब हम कर सकते हैं ब्रो। सॉरी, चलो आगे आता 2ab, अरे कर लिया भाई चेंज, 1/2 टी, यार ये 2 लिखा नहीं जा रहा सही से, है ना, ये हो गया तो ये कट गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बाय 2, ये रहा। इक्वेशन तुम लोगों को समझ आ गई? क्या इक्वेशन थी? 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर, ये बताया था भाई उन्होंने। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, यही आया था हमारे पास F2 जनरेशन में, चेक करके देख लो। टोटल कितने प्लांट आए थे? 4 आए थे। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनों का था? 2 का था, तो आधा 2/4 हो गया ना भाई, 1/2, ठीक है। सिंपल मैथ है, कुछ इसमें तूफान नहीं आ रहा, इतना तो तुम कर ही सकते हो। आई ट्रस्ट यू ऑल, है ना भाई? ऐसा कह दो और बस दीदी काम ख़त्म करो, ठीक है। इस पैरा को एक बार फिर से पढ़ के देखना, कुछ ना समझ आया तो मेरे को वो लाइन अंडरलाइन करके मेरे को उस पर कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से बता देंगे। ये तुम खुद पढ़ोगे, ठीक है, कुछ तो तुम्हारे लिए छोड़ो। हाँ उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, समझे। आगे आता है भाई, 1 मिनट पहले चेक कर लेते बचा कितना है। अरे तो ये रूल्स कल पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ तक कर लेते हैं, ओके। टेस्ट क्रॉस वगैरह पढ़ लेते हैं, क्या बताया था भाई ने। मेंडल सेल्फ पॉलिन, उन्होंने F2 के प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया और उन्होंने देखा कि जो डॉफ का F2 प्लांट था वो कंटिन्यू टू जनरेट, और फिर F3 F4 में ऐसा नहीं है कि डॉफ गायब हो गया F2 में आके, भाई वो F3 में भी आया, F4 में भी आया, आगे आता ही गया। उसने कंक्लूड करा जो जीनोटाइप था डॉफ का वो स्मॉल टी था। आगे है फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, पिछले पैराग्राफ को पढ़ के ये क्लियर हो चुका है कि जो जीनोटिपिक रेशियो है उसको हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी मतलब पुनेट स्क्वायर से बता सकते हैं बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन। हम लोगों को मतलब सिंपल फिनोटाइपिक जो डोमिनेंट ट्रेट है उसका फिनोटाइप देख के हम लोग मैथ लगा के हम लोग क्या बता सकते हैं, उसका जीनोटिपिक रेशियो बता सकते हैं।
बट उसकी जीनोटाइपिक कंपोजिशन नहीं बता सकते। दैट इज़ फॉर एग्जांपल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज़ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कंपोजिशन, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई जो टॉल प्लांट है F1 का और F2 का वो कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये कंपोजिशन हम लोग नहीं पता कर सकते। देयरफॉर जीनोटाइप टॉल प्लांट का F2 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट का जीनोटाइप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो क्रॉस है उसका नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करवाया, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट। मतलब जो डोमिनेंट वाला है ना बेटा, उसको रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस करवाना है। मतलब F2 जनरेशन के अंदर जो टॉल प्लांट था उसको अपने पिछले ड्वार्फ पेरेंट से क्रॉस करवा देना है। इस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस करवाया। टिपिकल टेस्ट क्रॉस के अंदर एक जो ऑर्गेनिज्म है जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है, जिसका हमें जीनोटाइप बताना है, उसको क्रॉस करवाते हैं अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। उसको सेल्फ क्रॉस नहीं करवाते हैं, उसको अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। देखो डोमिनेंट वाला जो है ना बेटा, उसको क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। क्या पता करने के लिए, डोमिनेंट वाले का जीनोटाइपिक रेशो पता करने के लिए कि जीनोटाइप कंपोजिशन है क्या आखिर, ये पता करने के लिए। एंड दिस क्रॉस इज नॉन एज व्हाट बेटा, टेस्ट क्रॉस। द progeny of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of the test organism figure। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे फिर। कैपिटल W किसके लिए, वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट, वाइट छोटा W। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे पूरा, ये वाला क्रॉस भी आगे देखेंगे। तो आज ज़्यादा हो जाएगा भाई, 40 मिनट तक का लेक्चर चला जाएगा ये। तो आज के लिए इतना मैं ओवर रखती हूँ। ठीक है, सिर्फ बायो नहीं पढ़ने तुमको, बाकी के 3 सब्जेक्ट भी हैं। हाँ हाँ, जूलॉजी इंक्लूड कर रही हूँ मैं बायो में, ठीक है ना, इतनी गलतियाँ मत निकालो। ठीक है, NCERT अपनी प्रॉपर पढ़ते रहो, जितना हो जाए वापस पढ़ते जाओ बेटा। ठीक है, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है बायो को एकदम टिप्स पे करने के अलावा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। 360 में से 360 में अगर नहीं भी आए कोई बात नहीं, बट ट्राई करो कि साल के एंड तक तुम्हारे बायो में 340 प्लस तो रही ही रहें। बाकी सब्जेक्ट में तुम ऊपर नीचे देख लो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांग ही रखो। बट बायो में देखो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रैंक तुम्हारी अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम लोग अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, अगला रिज़ल्ट तुम्हारे हाथ में, मतलब 2024 में जो रिज़ल्ट होगा वो तुम्हें बहुत हैप्पीनेस देगा। ठीक है, मैं सच में ये बात कह रही हूँ। बट ठीक है, हाँ अभी मेहनत करते रहो, इसी का टाइम है, बिल्कुल वर्थ इट होगा, टेंशन मत लो। तुम्हें और तुम्हारे लिए सब्र के लिए फ्रूट नहीं, पूरे फ्रूट चाट मिलेंगे तुमको। डोंट स्ट्रेस ओवर एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो उसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा दुखी मत हो, एक बार दुख रहो बस, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। ऐसा नहीं पूरा पूरा दिन ख़राब कर रहे हो मेरी तरह। खुशी, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो खुश हो, बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है अपने अंदर। ठीक है, ट्राई करो मॉक टेस्ट देने की। और ऐसा नहीं है कि जहाँ कोचिंग वाले करवा रहे तो उधर ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चैप्टर अपना आगे का पढ़ना शुरू कर दो, एटलीस्ट बायो के अंदर तो पढ़ना शुरू ही कर सकते हो तुम लोग, ताकि बार बार तुम्हारा रिवीजन होता रहे। ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा बेटा फिर। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होता, सॉरी होता नहीं होगा सॉरी, तुम लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से सॉल्व करूँ उसको। तुम्हें और भी कोई दुख तकलीफ़ पीड़ा कष्ट कुछ भी है तो मुझसे कहो, बेफिक्र होके कहो, सॉरी। ठीक है, चलो तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलिए, मेरी ज़बान लटखड़ाने लग गई है। तो डू सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।